Hi friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge, and today's topic is Purchase Foundation. So let's start the topic with your instructor Archit. परचेज के रिगार्डिंग मैंने एक मॉडल्स डाले हैं, कॉस्ट मॉडल्स, जिसमें मैंने प्राइस एंड कॉस्ट एनालिसिस बताई थी, शुड कॉस्ट एनालिसिस बताई थी, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बताई थी। वो डिफरेंट मॉडल्स बताए थे जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। एंड लर्निंग कर्व्स बताया था एंड टारगेट कॉस्टिंग बताई थी। ये मैं बेसिक फाउंडेशन आपको बता रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी होता है एक परचेज़र के लिए जानना, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो। तो अभी हम इसमें परचेज़ की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, इसके टाइप्स लेंगे और इसके लिए डिसीजन मेकिंग क्या होती है ये अंडरस्टैंडिंग लेंगे। आप मेरा कोर्स ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने कॉस्ट मॉडल्स बताए हैं परचेज़ के, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये बेसिक जो अभी मैं बताने वाला हूँ, दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ परचेजिंग, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो परचेजिंग होती है उसमें ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं: सप्लायर सिलेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन एंड मैनेजिंग सप्लायर परफॉर्मेंस बाय मीटिंग कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। सप्लायर सिलेक्शन और एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंपनी के लिए, क्योंकि एक परचेजिंग ही डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो हमें कोई भी पार्ट, अगर हम लोग कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए इन्वेंट्री चाहिए होती है। उस इन्वेंट्री को हमें प्रिक्योर करना पड़ता है और हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम उसकी वो इन्वेंट्री का आइटम परचेज़ करें जो हमें मैक्सिमम वैल्यू दे विद मिनिमम प्राइस। तो वो जो तीन ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताए थे, या तो हम कॉस्ट रिड्यूस करें, या हम लोग वैल्यू इंक्रीज़ करें, या कॉस्ट और वैल्यू दोनों वैल्यू इंक्रीज़ करके और कॉस्ट हम मिनिमाइज़ कर दें। तो हमारे यही तीन बेसिक ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं परचेजिंग के लार्ज पर्सपेक्टिव में। तो उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये रहती है परचेजिंग की कि कॉस्ट इम्पैक्ट आता है। जो भी आप परचेज़ करते हैं, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप अपनी कॉस्ट मिनिमाइज़ करना चाहते हैं बाय मैक्सिमाइजिंग योर वैल्यू। अगर आप वो करते हैं तो आपकी मार्जिन ज़्यादा आती हैं, आपकी प्राइस स्टैंडर्ड सही रहते हैं मार्केट में, आप कंपटीशन के साथ रन कर पाते हैं। इसीलिए सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सप्लायर्स रिलेशनशिप प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, सोशल मीटिंग्स होती हैं। जितना आज ज़माना वो नहीं रहा कि आप एक सप्लायर को प्रिक्योर करके उससे कॉस्ट ही केवल एज एन आउटपुट ले और अपनी कॉस्ट मिनिमाइज़ कराएं। आज सप्लायर मोर और लेस आपकी एक स्टेक होल्डर बन चुका है आपके बिज़नेस का, और वो आपके साथ जुड़ना चाहता है। आप आज कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप में जाएंगे, वो एज अ बिज़नेस पार्टनर आपके साथ काम करेगा, तभी आप ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि सप्लायर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके बिज़नेस को ग्रो करने में। और अगर आपके सप्लायर्स आपके साथ हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो आप जो अभी कंपटीशन चल रहा है उसको बीट कर पाएंगे और अपनी रेपुटेशन इन मार्केट हमेशा वैल्यू दे पाएंगे अपनी रेपुटेशन की। क्योंकि आपका जो इनिशियल जहाँ से आप प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं और जिसको आप फिनिश गुड में टर्न करके सब फाइनली कस्टमर को भेज रहे हैं, कस्टमर तक वैल्यू उसकी तभी पहुँचती है जब आपके सारे स्टेक होल्डर्स सारी एक ही पॉलिसी फॉलो करें, इनकी क्वालिटी को प्रायोरिटी दी जाए। तो अगर आपके क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे विद मैक्सिमाइज वैल्यू टू कस्टमर, तो आपकी ऑटोमेटिकली रेपुटेशन मार्केट में बनेगी। और फिर आता है कि अगर एक परचेज़र है तो हमेशा हम लोगों को इम्पॉर्टेंट देनी चाहिए कि जब हम लोग सप्लायर्स के साथ नेगोशिएशंस कर रहे हैं, सप्लायर्स मीटिंग कर रहे हैं, तो पीओ का इम्पॉर्टेंट बहुत रोल होता है। क्योंकि जितनी भी आपकी प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी हैं, जितनी भी आपकी डिलीवरी टर्म्स हैं, जितनी भी पेमेंट टर्म्स हैं, सब पीओ में मेंशन होते हैं। ये पीओ ही है जो आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे कस्टमर सर्विस हो, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, सप्लाई चेन हो, ऑपरेशंस हो, ये सारे आपकी क्रॉस फंक्शनल टीम में होते हैं। ये पीओ के बेसिस पे ही अपने अपने रिक्वायरमेंट्स उस पीओ में अगर इन सबके रहेंगे, पैकेजिंग से रिलेटेड और डिलीवरी से रिलेटेड, लीड टाइम से रिलेटेड, एलडी क्लॉज से रिलेटेड कि अगर कोई लेट डिलीवरी होती है तो उसमें एलडी लगता है, ये सारे नेगोशिएशंस अगर हम लोग पीओ में मेंशन कर देंगे तो वो सबके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। और उसके बाद फिर हम पीओ में ब्लैंकेट ऑर्डर्स भी बना सकते हैं। ब्लैंकेट ऑर्डर बेसिकली वो होते हैं कि अगर हम लोगों ने एक साथ वॉल्यूम ऑर्डर कहीं दे दिया, जैसे कि आप मान लीजिए किसी ऑटोमोबाइल कार में उसने वो स्टील प्रिक्योर करती है, तो उसने एक साथ स्टील का बल्क ऑर्डर दे दिया कंट्री को, फिर मिनिमम कम क्वांटिटी में वो फैक्ट्री कहीं और से प्रिक्योरमेंट दे के शेड्यूल के हिसाब से डिलीवरी कराती रही इस ऑटोमोबाइल कंपनी को। क्योंकि इसमें प्राइस पहले ही से नेगोशिएटेड सब फिक्स टर्म्स रहते हैं, तो इसमें बस हम ब्लैंकेट ऑर्डर देते रहते हैं। ये ज़्यादातर कोमोडिटी में जो आइटम्स आते हैं उसमें डील करती है, तो ये ब्लैंकेट ऑर्डर्स भी बहुत ज़रूरी हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, प्राइस, डिलीवरी डेट्स एंड एक्सपेक्टेशंस, ये सारी
मेंशन होनी चाहिए, चाहे वो एक्सपेक्टेशंस आपकी हों, चाहे सप्लायर्स की आपसे हों। ये सारी डिटेल्स पीओ में होनी चाहिए एक फर्दर अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप करने के लिए। अच्छा, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आती है पॉलिसी। अगर आप एक परचेजिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो पॉलिसीज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है एथिकल कंडक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वर्किंग इन कंपनी और इवन रनिंग योर ओन बिजनेस। एथिक्स कम्स फर्स्ट। अगर आप एथिकली कोई काम करते हैं तो आप कोई अपने लिए हिडन ट्रबल फेस नहीं करेंगे फ्यूचर में, आप स्मूथ वर्किंग करेंगे, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। एथिकल कंडक्ट इन परचेज में बहुत होता है क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल पार्टीज से जुड़े होते हैं। तो आपका सब कोई बिजनेस आप दे रहे हैं तो उसके रिटर्न में तो आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही है जो एथिकल नहीं है, तो ये चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। दूसरा फिर सप्लायर कोड ऑफ कंडक्ट। हम लोग को हमेशा एक कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए, उस कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से ही हमें सप्लायर्स को कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें मेंशन करनी चाहिए, जिससे डिलीवरी स्केड्यूल सब कुछ मेंशन हो और सब लोग एक पेज पे रहें। रेगुलेटरी कंप्लायंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसीडरिंग द इन्वायरमेंट, जो आज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ISO के नॉर्म जो हैं, आजकल सारे सप्लायर जो है 14001 बहुत ज़रूरी होता है, चाहे इन्वायरमेंटल के बेसिस पे, तो आप इंश्योर करिए ये सारे सप्लायर पे है या नहीं वो सारी इन्वायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो कर रहा है। क्योंकि अगर आप इनिशियल स्टेजेस में ये सब चीज़ें ध्यान देंगे तो आपको आखिरी में लॉस होने का बहुत कम रहेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे आप तो आप एक स्मूथ रन कर सकते हैं अपने सप्लायर्स के साथ मास प्रोडक्शन में। उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसमें तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सप्लायर प्रोग्राम्स होते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं। आप अवार्ड दीजिए, आप क्वालिटी डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, बहुत सारा लर्निंग कर्व मैंने एक अपने चैप्टर में बताया, वो पढ़िए। जब आप एक सप्लायर के साथ मैच्योर हो जाते हैं तो आप उसको बहुत सारे उसके प्रोडक्शन में भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथ ग्रो कर रहा है आपके बिजनेस में, आपको भी मालूम है कि वो आपके साथ कितना जुड़ा हुआ है। तो अगर एक लॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होती है तो चाहे वो फाइनेंशियल टर्म्स में हो, चाहे बिजनेस पर्सपेक्टिव से हो, किसी भी चीज़ से हो, प्रोक्योरमेंट लेवल पे हो, हर एक चीज़ से वो फ्लरिश करती है आगे। ये बेसबॉल जो मैनेजर है ना, बहुत अच्छा क्या है, इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग यू माइट विंड अप समवेयर एल्स। अगर आपको नहीं मालूम है आप कहाँ जा रहे हैं तो आपको जहाँ पहुँचना है उसकी जगह आप कहीं और पहुँच जाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा मैनेज होता है कॉस्ट कंट्रोल से। कि ऑब्जेक्टिव बेसिकली जो प्रोक्योरमेंट का हमारा रहता है कि हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करें, और अगर हमारा कोई अनसीन या फोरसीन रिस्क है तो हम उसको मिटिगेशन प्लान पहले से बना दें, रिस्क मैनेजमेंट प्लान बना के चलें। चाहे मान लीजिए अगर आप कोई न्यू मॉडल डेवलप करना चाह रहे हैं और न्यू मॉडल की आपने डिलीवरी डेट आपने फिक्स कर रखी है मार्केट के हिसाब से, तो आप सप्लायर को अपने ज़्यादा प्राइस दे के भी आप इंश्योर कराएंगे कि आपकी डिलीवरी टाइम पे हो जाए। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप अभी आज आप ग्लोबली प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं या लोकल प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं, ये सारे डिसीजंस होते हैं। ये डिसीजन और स्ट्रैटेजीज ये तीनों पे ड्रिवन होती हैं, चाहे आप कॉस्ट को लेके कंट्रोल कर लें, रिस्क मैनेजमेंट कर लें, या ग्रोइंग ग्लोबल और लोकल आप कहाँ से प्रोक्योर कर रहे हैं, ये एक तरह की स्ट्रैटेजीज आपकी हो जाती हैं। उसके बाद कुछ परचेजिंग के टाइप होते हैं। एक होते हैं सेंट्रलाइज परचेजिंग, इसको बोलते हैं मोस्ट डिसीजंस आर मेड एट द कॉर्पोरेट लेवल। दिस इज बेसिकली सेंट्रलाइज परचेजिंग के जितने भी आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, या आपको कोई सप्लायर के साथ कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना है जो अभी आपका करंट मास प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, नया डिज़ाइन है, तो आप बहुत सारी चीज़ सप्लायर के साथ देखना चाहते हैं कि उन सप्लायर वो सही है, यानी उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी कैपेसिटी हैं, वो आपकी वॉल्यूम्स को मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, प्राइस नेगोशिएशंस आपके साथ क्या रहेंगे, ये बहुत सारी चीज़ एक ये सेंट्रलाइज परचेजिंग एक टीम होती है, वो ही कोऑर्डिनेट करती है। तो उनके पास पूरा कंट्रोल रहता है कि इतने हमारे पास सप्लायर्स हैं और हम इन एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं और हमारा ये रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड कर रहा है। तो उनके लिए कॉस्ट को मैनेज करना, रिस्क को मैनेज करना एट अ सेंट्रलाइज लेवल बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद आती है डिसेंट्रलाइज परचेजिंग। ईच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन परचेज। इसमें बेसिकली एक बजट एलोकेट हो जाता है आपके इंटरनल डिपार्टमेंट से, और उनको ये बोला जाता है कि आप अपने बजट को मेंटेन करिए, चाहे आप ओपेक्स में बेचें चाहे कैपेक्स में, मतलब बेसिकली आप चाहे तो कोई ऐसे आइटम्स ले रहे हैं जैसे फोकलिफ्ट या जो आपके कैपिटल आइटम्स हैं जो आपके यूजेज हो रहे हैं, तो आप खुद ही इसका डिसीजन लें और अपने बजट के हिसाब से इनको प्रोक्योर करें। क्योंकि बहुत से लोकल लेवल पे जहाँ पर ऑपरेशंस इन्वॉल्व होता है या जहाँ मास प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, हर एक डिपार्टमेंट को एक बजट एलोकेट करके बता दिया जाता है कि ये आपका इतना केपेक्स है, आपको अपना ऑपरेशन इसी से ही रन करना है और इतने ही बजट में आपको वैल्यू ऐड करनी है अपने ऑपरेशंस में।
और आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। तो ये डिसेंट्रलाइज सोर्सिंग वहाँ पर आती है। और फिर उसके बाद हम इन दोनों का हाइब्रिड करके भी एक चला देते हैं कि हम इन दोनों का हाइब्रिड करके कैसे चलाएं। मान लीजिए सेंट्रलाइज परचेजिंग जो है उनके पास सब्जेक्ट मैटर नॉलेज इतनी नहीं रहती है जो ग्राउंड लेवल पे रहती है। बहुत सारे काइजेंस ग्राउंड लेवल पे होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस इंप्रूवमेंट आपके जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है डिपार्टमेंट का वो लोग करते हैं, तो उन्हें मालूम रहता है क्या परचेज़ करना है, क्या परचेज़ नहीं करना है। तो वहाँ पर ये हाइब्रिड परचेजिंग आती है। और जहाँ तक सेंट्रलाइज परचेजिंग है, ये जैसे आपको ग्लोबल जाना है, ग्लोबल परचेज करनी है, तो उनके साथ टर्म्स क्या होंगे, हम रिलेशनशिप बिल्ड कैसे करें, हम क्वांटिटी डिस्काउंट, क्वालिटी डिस्काउंट से कैसे ले सकते हैं एक सप्लायर से, और कैसे उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप प्रोग्राम चला सकते हैं, ये यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं। इसीलिए हाइब्रिड मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और हाइब्रिड मॉडल में हम लोग को ये मालूम होता है सिक्योर, जो मैंने अभी बताया, सिक्योर क्वांटिटी डिस्काउंट होते हैं, एक गेन एक्सपर्टीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर आप दोनों ही आप हाइब्रिड तरीके से चलाएंगे तो सप्लायर का कंट्रोल रहेगा आपके पास सेंट्रलाइज परचेजिंग के पास, लेकिन जो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स होंगे वो डिसेंट्रलाइज परचेजिंग से भी आप कर सकते हैं। रिड्यूस कॉस्ट कर सकते हैं, GIT और लोअर लीड टाइम्स कर सकते हैं। अगर आप लोकल प्रोक्योरमेंट करेंगे और आपके सप्लायर्स पास होंगे तो आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा कि आप इन्वेंट्री आप रिड्यूस कर पाएंगे, अपनी होल्डिंग कॉस्ट कम कर पाएंगे इन्वेंट्री की, आप GIT पे कॉन्सेप्ट पे काम कर पाएंगे, अपने लीड टाइम्स कम होंगे आपके सप्लायर के साथ, तो आप उनको लॉट साइज डिसाइड कर सकते हैं, इन्वेंट्री डेज उनके साथ डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इतने इन्वेंट्री मैं इतने टाइम तक यहाँ रखूँगा, फिर आप मुझे रिप्लिश कराइएगा। इसमें बहुत सारे, इसमें बोलते हैं बहुत सारी कंपनी में चलता है PRT, पार्ट रिक्वेस्ट टाइम, कि आपने ये रिक्वेस्टिंग टाइम एक पोर्टल पर डिसाइड कर दिया है। ऑटोमेशन का इसमें बहुत काम होता है। आपने अगर ये बता दिया कि भाई ये वाला पार्ट मुझे प्रोडक्शन के लिए 12 बजे चाहिए, या तो इसके बेसिस पे जो आपका मिटिगेशन प्लान बनेगा वो बैकवर्ड कैलकुलेट होगा। सप्लायर अपना लीड टाइम जोड़ेगा कि 12 बजे की सप्लाई के लिए मैं एक दिन पहले कितना बजे अपना प्रोडक्शन चलाऊँ, उसमें लीड टाइम ज्वाइन करके मैं कितने बजे उस OEM पे सप्लाई करूं जिससे उसका प्रोडक्शन रन हो पाए। तो ये बैक कैलकुलेशंस होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक कंपनी को रन करने के लिए। तो ये तो मेरा अभी पहला मैंने आपको बताया कि जिसमें मैंने आपको टाइप्स बताए, डिसीजन मेकिंग बताई, परचेजिंग क्या होती है ये बताइए। अब इस दूसरे चैप्टर में हम और इसके आगे पढ़ेंगे कि परचेजिंग के बारे में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, हम लोग नेगोशिएशन स्किल्स कैसे कर सकते हैं, अपनी कैसे कर सकते हैं, एक सप्लायर को एवेल्युएट कैसे कर सकते हैं, ये इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए जिससे मैं आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट देता रहूँ, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए जिससे आपको पता रहेगा कि मेरे लेटेस्ट वीडियोस कौन से आ रहे हैं, तो वो आपको हाईलाइट